हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आधार एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरे सिलेबस, उसके पूरे मापदंड के बारे में बताया था और हमने कहा था आपसे कि मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से पढ़ें, तो आप थोड़ा बता दें। तो मैं उन सब के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज बता दूंगा। एक बार में आपको पढ़ के बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा। तो आप इसे अगर आप देख लेते हैं सीरियली एक बार, तो आपको एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स आने की चांस बढ़ जाएंगे और आपको कम से कम तो आप सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट प्राप्त कर ही लेंगे, अगर सिर्फ मेरे वीडियोज़ को आप एक बार देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, ये आधार एग्ज़ाम जो होता है, जो लिया जाता है उदय के द्वारा, तो उसका एक बुक है। ये 167 पेज का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 167 पेज का ये बुक है, तो इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आधार पंजीकरण और अद्यतन को समझना, यानी जो इनरोलमेंट होते हैं या फिर अपडेशन होते हैं, उसको थोड़ा समझना है। तो यहाँ प्रस्तावना में दिया हुआ यह प्रशिक्षण मैनुअल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI और आधार का परिचय कराता है। इस मॉड्यूल का प्रयोजन सभी पाठकों को UIDAI और आधार पर ठोस आधार देना है और निम्नलिखित लक्षित श्रोता के लिए तैयार किया गया है। ये किन किन के लिए तैयार है? तो देखिए, आधार पंजीकरण ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर, ठीक है, ये पर्यवेक्षक को सुपरवाइजर बोलते हैं। रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसियां तथा सत्यापनकर्ता और परिचयकर्ता, ये सब के लिए एक ही बुक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये चैप्टर 1 में है UIDAI और आधार का परिचय। जो उदय है और जो आधार है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY भारत सरकार द्वारा आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं का लक्षित परिधान अधिनियम 2016, आधार अधिनियमन 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, तो एक संवैधानिक प्राधिकरण है। एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापना से पूर्व UIDAI दिनांक 28 जनवरी 2009 के राजपत्र अधिसूचना संख्या A4301/02/2009 के माध्यम से तत्कालीन योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है, के साथ संबंध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में 12 सितंबर 2015 को सरकार ने UIDAI को तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DITI के तहत संबंध करने के लिए कार्य नियम आवंटित में संशोधन किया। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करने के उद्देश्य से हुई थी, जो है डुप्लीकेट और नकली पहचान खत्म करने के लिए पर्याप्त, सशक्त और एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। यानी जो पहचान पहले थी, तो उसमें जो उसके जो डुप्लीकेट आसानी से बनाए जाते थे, नकली पहचान बना लिए जाते थे, तो एक उसे खत्म करना था और एक ऐसा प्रमाणित सत्यापित आइडेंटिटी कार्ड हो जिसके तहत सब कुछ इजीली सत्यापित हो सके, तो एक ऐसा ज़रूरत था। तो आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत UIDAI आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन सहित आधार पंजीकरण और प्रमाणीकरण, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने और प्रमाणन करने के लिए नीति, प्रक्रिया और सिस्टम को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है और व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड करने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 जनवरी 2009 को यहाँ पे UIDAI पहले योजना आयोग संलग्न कार्यालय के रूप में अपने राजपत्र के माध्यम से काम कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो
पहला यूआईडी नंबर 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार के निवासी को जारी किया गया था। ये ध्यान में रखना है, पहले ये पूछ सकता है कि पहले कौन से निवासी थे जिनको यूआईडी जारी किया गया था। फिर 12 सितंबर 2015 को सरकार ने तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यूआईडीएआई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DITY को संलग्न करने के बिजनेस नियमों के आवंटन में संशोधित किया। ये 12 सितंबर 2015 की बात है। वहीं पे 12 जुलाई 2016 को यूआईडीएआई की स्थापना 12 जुलाई 2016 को भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY के तहत आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण यानी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 जुलाई 2016 को ये क्या हुआ, तो MITY के द्वारा यानी इसका इजीली अगर आप इजीली समझे तो सरकार को एक डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसे कैसे जाएं, तो इसके लिए इसे लाया गया ताकि काला बाजारी को ख़त्म किया जा सके। डायरेक्टली आप अभी जो देख रहे हैं कि किस तरीके से डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में, यानी किसी के भी खाते में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य एक यही था कि डीबीटी के माध्यम से कैसे लोगों तक लाभ पहुंचाई जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया, ये 12 जुलाई 2016 को ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से आधार का काम चालू हुआ। वहीं पे आप इसके अधिनियम को देखेंगे तो आधार वित्तीय और अन्य सहायकियों प्रसुविधाओं एवं सेवाओं का लक्षित परिधान अधिनियम 2016 को 25 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया था। वहीं पर आप देखें यहाँ भारत प्राधिकरण में देखेंगे तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अधिनियम 12 जुलाई 2016 को ही धारा 11 की उपधारा 1 के तहत स्थापित किया गया था। ये इसका प्राधिकरण हुआ। विनियम इसके देखेंगे तो आधार यानी पंजीकरण और अपडेशन विनियम 2016 को 12 सितंबर 2016 को प्रकाशित किया गया था और इसके बाद अन्य संशोधन जारी किए गए थे। केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सर्वर होता है जिसको अलग अलग तरीके पे, मतलब एक जगह नहीं, ताकि अगर वो क्रैश हो जाए तो सारा डाटा खत्म हो जाए, उससे अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। तो आधार संख्या धारकों को सभी आधार संख्या वाले एक या एक से अधिक स्थानों में केंद्रीकृत डाटाबेस है, ठीक है, एक या एक से अधिक, जिसमें इसी जनसांख्यिकीय जानकारी और ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारी और उनमें संबंधित अन्य सूचनाएं शामिल है। अगर अब हम पंजीकरण की बात करें तो 12 सितंबर 2016 को प्रकाशित आधार यानी पंजीकरण और अद्यतन विनियमों 2016 का 2 में अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से पंजीकरण एजेंसियों द्वारा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया है एक, ठीक है, जो विनियम 2016 के तहत ये अधिनियम बना। फिर उसके बाद से क्या हुआ, तो पंजीकरण और अद्यतन का काम शुरू हो गया। अब रजिस्ट्रार क्या होता है, तो अधिनियम के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण, ठीक है, कहता है कि अधिनियम के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण जो होता है वह प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी इकाई हो सकती है। रजिस्ट्रार में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की एजेंसियां शामिल किया जाएगा जिन्हें प्राधिकरण द्वारा उनके द्वारा अनुबंधित नियुक्त नामांकन एजेंसियां द्वारा निवासियों को नामांकन के लिए नियुक्त किया गया है, तो उसे हम रजिस्ट्रार बोलेंगे। वहीं पे पंजीकरण एजेंसी की भूमिका को देखें तो अधिनियम के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक एजेंसी होगा, जैसा भी मामला हो। पंजीकरण एजेंसियां निवासियों के साथ सीधे संपर्क करेगी और नामांकित करेगी और प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध की भी तृतीय पक्ष एजेंसियां हो सकती है। ये क्या करेगी, पंजीकरण एजेंसी का काम है कि डायरेक्ट लोगों से जुड़ना और उसको इनरोलमेंट करना। पंजीकरण केंद्र क्या होगा, तो निवासियों के नामांकन, जहाँ पे निवासी अपना नामांकन कराएंगे, अद्यतन कराएंगे, ठीक है, तो पंजीकरण एजेंसी द्वारा स्थापित एक अस्थायी या अस्थायी केंद्र, ठीक है, जो भी होगा उसे हम पंजीकरण केंद्र बोलेंगे। वहीं पे अगर पंजीकरण स्टेशन की बात करें तो यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ एक निवासी का जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाता है, जहाँ पे आप फिंगर लगाते हैं, आइरिस देते हैं अपना, तो वहाँ पे पंजीकरण स्टेशन उसको बोलेंगे। नामांकन सेटअप में कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, जीपीएस डिवाइस और प्रिंटर और स्कैनर जैसे अन्य डिवाइस शामिल होंगे। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेता की बात करें तो वहाँ पे हार्डवेयर विक्रेता प्राधिकरण विनिर्देशों के अनुसार हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, जीपीएस डिवाइस, प्रिंटर से स्कैनर, STQC प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस आदि प्रदान करेंगे। वहीं पे अगर सॉफ्टवेयर विक्रेता होंगे, सॉफ्टवेयर प्रदान करेंगे जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP, विस्टा,
विंडोज 7, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब कौन प्रदान करेगा, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेता से खरीदे जाएंगे। वहीं पे अगर बात करें पंजीकरण या अद्यतन सॉफ्टवेयर प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसमें एकत्र की गई जानकारी को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। वहीं पे अगर परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी की बात करें तो इसका काम है अभी पंजीकरण अभिकर्ता या पर्यवेक्षक के रूप में किसी भी पंजीकरण एजेंसी में कार्यरत होने और नामांकन या अद्यतन करने के इच्छुक व्यक्तियों का आकलन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जुड़ी एजेंसी। यह क्या करेगी, तो प्रमाणन प्रक्रिया या सुनिश्चित करेगी कि केवल प्रशिक्षित और प्रामाणिक व्यक्ति ही पंजीकरण या अद्यतन प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर पंजीकरण करना स्टार्ट कर दें। पंजीकरण ऑपरेटर का क्या काम है, तो ये पंजीकरण केंद्रों पर पंजीकरण की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए पंजीकरण एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मी होंगे। वहीं पर पंजीकरण पर्यवेक्षक का काम है कि पंजीकरण एजेंसियों द्वारा पंजीकरण केंद्रों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए प्रमाणित कर्मी। वहीं पर अगर सत्यापनकर्ता की बात करें तो इनका काम होगा कि नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी। वहीं पर परिचयकर्ता की बात करें तो वह व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करेगा जिसके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस का कोई मान्य प्रमाण नहीं। नोट, परिचयकर्ता केवल उन व्यक्तियों की पहचान और पते की पुष्टि करेगा जिनको परिचयकर्ता जानता है और परिचयकर्ता की आधार संख्या और बायोमेट्रिक पुष्टि का उपयोग करके पुष्टि की जाएगी। वहीं पर निवासी की बात करें तो वैसे निवासी हम उसे बोलेंगे जो एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के आवेदन की तिथि से जिस दिन वो नामांकन करा रहा है उससे ठीक 12 महीने में 182 दिन, ठीक है, पूरे एक साल में 182 दिन या उससे ज़्यादा की अवधि में भारत में रहा हो तो वो क्या कर सकता है, पंजीकरण करा सकता है। वहीं पे अगर डेमोग्राफिक सूचना की बात करें तो आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट नियमों अनुसार किसी व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी या सूचना जैसे में नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब क्या हो गया, तो डेमोग्राफिक सूचना हो गया। नोट, इसकी जानकारी में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता, काफिलेख, आय या चिकित्सा इत्यादि और उसका इतिहास शामिल नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बायोमेट्रिक सूचना की बात करें तो इसमें आपका फोटो, आइरिस, दोनों आँख की पुतलियों का निशान और आपके फिंगरप्रिंट्स ये बायोमेट्रिक सूचना के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम प्रमुख बायोमेट्रिक सूचना की बात करें तो फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या किसी अन्य जैविक विशेषताओं के रूप में विनियम द्वारा निर्दिष्ट। वहीं पर पंजीकरण आईडी की बात करें यानी EID, तो पंजीकरण के समय निवासियों को आवंटित एक आपको रिसिप्ट दिया जाता है और इस पर 28 अंकों का पंजीकरण पहचान संख्या जो होता है वही आपका EID कहलाता है। वहीं पे आधार पत्र की बात करें तो जब आप EID करवा लेते हैं, जब EID जारी हो जाता है तो इसके कुछ दिनों के बाद आपको एक आधार पत्र सरकार द्वारा दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपका आधार संख्या जारी हो गया है, आप इसके तहत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निवासी को आधार संख्या बतलाने के लिए एक दस्तावेज होता है जो उसके घर पे एड्रेस पे भेजा जाता है। वहीं पर संपर्क केंद्र की बात करें तो पंजीकरण अद्यतन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क के लिए केंद्रीय बिंदु और टोल फ्री नंबर 1947 या ईमेल आईडी help@udai.gov.in के माध्यम से निवासियों के लिए सुलभ है। कोई भी परेशानी होने पर आप इस पे फ़ोन या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी से। UIDAI और का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो भारत के निवासियों की एक विशिष्ट पहचान कहने का मतलब कि एक जो हमें जारी किया गया है वो हमारे अलावा किसी दूसरे को जारी नहीं किया जाएगा, तो हम उसे विशिष्ट बोलेंगे। तो आप एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो विशिष्ट पहचान द्वारा सशक्त बनाना जिसे डिजिटल माध्यम से कभी भी और कहीं भी प्रमाणित किया जा सके, डिजिटल माध्यम से कभी भी और कहीं भी। सुपरिभाषित टर्न अराउंड समय के साथ और कड़े गुणवत्ता मैट्रिक्स का पालन करते हुए निवासियों को सार्वत्रिक रूप से आधार संख्या प्रदान करना। इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए सहभागियों के साथ सहयोग करना जो निवासियों को अपनी अंकों कील पहचान को अद्यतन और प्रमाणित करने में सहायक होता है। वहीं निवासियों को आधार का लाभ उठाने के लिए प्रभावी, कुशल और समान रूप से सहभागियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों को आधार से जुड़े अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचों की उपलब्धता, मापनीयता और लचीलापन सुनिश्चित करना। यूआईडी को लक्ष्यों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ संगठन की स्थापना करना। यूआईडी संगठन को विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विशेषज्ञता को सहयोग करने व मूल्यवान अंतर्दृष्टि पहचान करने के लिए इसे आकर्षक बनाना है। हम अखंडता की कदर करते हैं, हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के प्रतिबद्ध हैं, हम सहयोगी मार्ग का लक्ष्य करते हैं और अपने सहयोगियों की कदर करते हैं। हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को सेवा में सर्वोत्कृष्टता का प्रयास करेंगे। हम निरंतर अपना ध्यान सीखने और गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित करेंगे। हम नवाचार से प्रेरित होते हैं और हमारे भागीदारी के लिए एक नया मंच उपलब्ध कराते हैं। हम एक पारदर्शी और खुले संगठन में विश्वास करते हैं। वहीं पर अगर हम देखें आधार और अन्य पहचान कार्यक्रमों के बीच अंतर, तो हमें समझ में आएगा। जैसे मैं आपका वोटर आईडी या फिर पैन या फिर कुछ भी कोई भी आईडी आप ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको डेमोग्राफिक डिटेल और फिर एक फ़ोटो होता है। वहीं पे अगर आधार की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस भी होता है, जो कि और पहचान पत्र से इसे भिन्न बनाता है और विशिष्ट बनाता है। कहता है आधार क्या है, तो यह क्या है, तो 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या है। यह क्या नहीं है, तो सिर्फ यह एक अन्य कार्ड नहीं है, बल्कि यह क्या है, 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है। किसी व्यक्ति को जारी विशिष्ट पहचान संख्या किसी अन्य व्यक्ति को पुनः जारी नहीं की जाएगी, यानी जो एक नंबर जिस आदमी को मिला वही नंबर किसी दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा। प्रति परिवार एक नहीं, यह प्रति परिवार नहीं बल्कि प्रति आदमी के हिसाब से ये बनता है। एक आदमी को एक यूआईडी जारी किया जाता है और आधार संख्या मिलता है। सफल प्रमाणीकरण के अधीन निवासी की पहचान को सक्रिय करता है। क्या नहीं करता है, तो आधार अन्य पहचान पत्रों की जगह नहीं लेगा, जो जहां है वहीं रहेंगे, ये फिर से नया बनेगा। जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्रित और भंडारित करता है। अक्षम व्यक्तियों के लिए अपवाद हैंडलिंग, ठीक है। वहीं पे यह क्या नहीं करता है, तो यह जाति, धर्म, भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र नहीं करेगा। भारत के निवासी को दिया जाता है मौजूदा दस्तावेजीकरण पर बिना ध्यान दिए परिवार के प्रमुख तथा परिचय पत्र आधारित नामांकन है। आधार निवासिता के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, आधार क्या है। यूआईडीएआई सार्वभौमिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाता है, जो पहचान आधारित अनुप्रयोग जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य उपयोग कर सकते हैं वो इसको। कोई व्यक्ति अनेक आधार संख्या प्राप्त नहीं कर सकता है। वहीं पे आधार निवासी की पहचान के लिए चेहरे का फोटो, जनसांख्यिकी सूचना, उंगली और आंख की पुतली के निशानों का भी उपयोग करता है। आधार निवासियों की वित्तीय सूचना को एकत्रित नहीं करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा नामांकन परिस्थिति तंत्र को समझ लें। तो जैसे में ये निवासी हो गया, ठीक है, ये एक रेजिडेंशियल आदमी है। फिर कहता है कि ये क्या करेगा, ये नामांकन केंद्रों पे जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये नामांकन केंद्रों पे जा रहे हैं। फिर क्या करेगा, नामांकन केंद्र पे जाने पे नामांकन एजेंसियों से मिलेगा। नामांकन एजेंसियाँ क्या करेगी, यहाँ पे इनरोलमेंट ये करवा लिया, ये नामांकन एजेंसी के पास जाएगा, ये रजिस्ट्रार को भेजेगा और ये यूआईडी को भेजता है। तो इस तरीके से इसके पारिस्थितिकी तंत्र काम करती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेकेंड चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।